नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी किए जाने के अवसर को भाजपा ने उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके लिए उसकी ओर से आयोजित कार्यक्रमों में 1 करोड़ किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे और किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। पीएम मोदी का संदेश। इसे लेकर पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए कहा कि शुक्रवार को वह किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य भाजपा नेता देश भर में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और किसानों से संवाद भी करेंगे। भाजपा ने यह कार्यक्रम ऐसे समय में तय किया है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान पिछले 4 सप्ताह से अधिक समय से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। इस कार्यक्रम में ऐसे दिन हो रहा है जब देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई जाएगी। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। इस उत्सव के अवसर पर भाजपा के नेता और देश भर के किसान अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देश के 19,000 से ज्यादा स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में देश के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की हुई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 3,000 स्थानों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी के महरौली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारका सेक्टर 15 में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। किसानों के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी देते हुए सिंह ने दावा किया कि देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के किसान को भरोसा है कि देश की खेती किसानी का यदि कोई भला कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसान संगठनों के जवाब के बाद सरकार ने एक बार फिर उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही उनसे तारीख व समय भी पूछ लिया है। सरकार की ओर से भेजे गए नए पत्र पर मंथन के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में ही आगे को लेकर रणनीति तय होगी। एक किसान संगठन के नेता ने कहा कि सरकार को क्या जवाब देना है, इसका आखिरी फैसला तो संयुक्त मोर्चा की बैठक में होगा, लेकिन सरकार के पत्र में भी कुछ भी नया और ठोस नहीं है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं को पत्र लिखकर उन्हें बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित किसी भी नई मांग को एजेंडे में शामिल करना तार्किक नहीं होगा, क्योंकि नए कृषि कानूनों से इसका कोई संबंध नहीं है। सरकार का पत्र संयुक्त किसान मोर्चे के 23 दिसंबर के उस पत्र के जवाब में आया है जिसमें कहा गया कि यदि सरकार संशोधन संबंधी खारिज किए जा चुके बेकार के प्रस्तावों को दोहराने की जगह लिखित में कोई ठोस प्रस्ताव लाती है तो किसान संगठन वार्ता के लिए तैयार है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रेस सचिव अवतार सिंह मेहमा ने कहा कि केंद्र यह दावा जारी रख सकता है कि नए कानून एमएसपी प्रणाली को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन किसान एमएसपी गारंटी अधिनियम चाहते हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिके। उन्होंने कहा संयुक्त किसान मोर्चा सरकार के पत्र पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को बैठक करेगा और फिर इसका जवाब देगा। गौरतलब है कि सितंबर में लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान लगभग 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं।
इन किसानों की साफ तौर पर मांग है कि तीनों नए कृषि कानूनों को सरकार वापस ले ले और एमएसपी को कानून बनाए। पूरे देश भर में आज अटल जी को याद किया जा रहा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का 97 जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी यूं तो भारतीय राजनीतिक पटल पर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से न केवल व्यापक स्वीकार्यता और सम्मान हासिल किया, बल्कि तमाम बाधाओं को पार करते हुए 90 के दशक में बीजेपी को स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाई। यह वाजपेयी के व्यक्तित्व का ही कमाल था कि बीजेपी के साथ उस समय नए सहयोगी दल जुड़ते गए, वो भी तब जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दक्षिणपंथी झुकाव के कारण उस जमाने में बीजेपी को राजनीतिक रूप से अछूत माना जाता था। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। अटल के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी का और मां कृष्ण देवी थे। वाजपेयी का संसदीय अनुभव 5 दशकों से भी अधिक का विस्तार लिए हुए है। अटल बिहारी वाजपेयी 1951 से भारतीय राजनीति का हिस्सा बने। उन्होंने 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके बाद 1957 में वे सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी कुल 10 बार लोकसभा के सांसद रहे, वहीं 2 बार 1962 और 1985 में राज्यसभा के सांसद रहे। इस दौरान अटल ने उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। वह गुजरात से राज्यसभा पहुंचे थे। अपनी भाषण कला, मनमोहक मुस्कान, वाणी के ओज, लेखन व विचारधारा के प्रति निष्ठा तथा ठोस फैसले लेने के लिए विख्यात वाजपेयी को भारत व पाकिस्तान के मतभेदों को दूर करने की दिशा में प्रभावी पहल करने का श्रेय दिया जाता है। इन्हीं कदमों के कारण वह बीजेपी के राष्ट्रवादी राजनीतिक एजेंडे पर परे जाकर एक व्यापक फलक के राजनेता के रूप में माने जाते हैं। भारत समेत दुनिया भर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ क्रिसमस मनाया जा रहा है। हालांकि महामारी के प्रकोप के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है और चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और क्रिसमस का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में क्रिसमस के अवसर पर इस बार दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च पहली बार बंद रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार को चर्च बंद रहेंगे। हालांकि चर्च की सजावट की गई है, लेकिन इसके अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं है। वायरस संक्रमण के चलते श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। सिर्फ चर्च के सदस्य प्रार्थना कर सकेंगे, जिसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। इसी तरह गुजरात में क्रिसमस पर लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में चर्च के अंदर महज 50 लोग ही प्रार्थना कर सकेंगे। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को देश की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे, जो दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर होगी। डीएमआरसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन 37 किलोमीटर लंबी है और जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के बीच है। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर देश की अब तक की पहली पूर्ण स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और 23 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए पूरी तरह परिचालन वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी एनसीएमसी को भी जारी करेंगे। एक देश एक कार्ड नाम से प्रसिद्ध एनसीएमसी कार्ड परिवहन के अनेक साधनों में मान्य कार्ड है, जिसे देश भर में मेट्रो बस सेवाओं के इस्तेमाल के लिए शुल्क अदा किया जा सकता है और टोल तथा पार्किंग आदि शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नांगलोई में महसूस किए गए झटके और दिल्ली में महज हफ्ते भर के अंदर एक बार फिर भूकंप के झटके आए। इस बार नांगलोई के भूकंप के झटके महसूस किए गए और नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.3 रही। सामने आ रही शुरुआती जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:02 पर झटकों को महसूस किया गया। फिलहाल जान माल के कोई नुकसान की जानकारी नहीं आ रही है। गौरतलब है कि 17 दिसंबर को भी भूकंप के कुछ झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए थे। दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्र में महसूस किए गए थे। तब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता
4.2 थी। हालांकि इस दौरान भी किसी तरह का कोई जान माल नुकसान नहीं हुआ था। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 दिसंबर को भी दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि तब भी तीव्रता कम थी। रिक्टर स्केल 2.7 तीव्रता मापी गई थी। उस वक्त भूकंप का केंद्र गाजियाबाद में था। आपको बता दें कि अप्रैल के बाद से दिल्ली एनसीआर में इस बार 15 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन सभी भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास के इलाके ही थे। गौरतलब है कि देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने पहले ही आशंका जताई कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर सीपी राजेंद्रन भी पहले ही आशंका जता चुके हैं कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। राज्य सरकार पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी को 4 हिस्सों में बांटकर चुनाव कराने की तैयारी है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पंचायती राज विभाग 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच चुनाव के संबंध में संभावित कार्यक्रम देने पर विचार कर रहा है। इसके बाद आयोग अपने हिसाब से पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। राज्य सरकार की मंशा 31 मार्च तक चुनाव कराते हुए पंचायतों का गठन कराने की है, जिससे अप्रैल में होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं पर किसी तरह का कोई असर न पड़े। पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराने की तैयारी है, इसलिए यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा, जैसे कि पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और मध्य यूपी में प्रदेश के सभी 75 जिलों को बांटा जाएगा। इसके आधार पर चुनाव कार्यक्रम तैयार हो रहा है। पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर चुनाव कराने में आसानी होगी। इसके आधार पर जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम भी हो जाएंगे और एक साथ भार भी नहीं पड़ेगा। हालांकि अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दिल्ली में अभी शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। कम से कम 2 दिन इसमें कोई कमी नहीं आने वाली, बल्कि आज न्यूनतम तापमान में और भी कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान व्यक्त किया कि दिल्ली शीतलहर की चपेट में बृहस्पतिवार को ही रहेगी। घने कोहरे के बीच हवा की गुणवत्ता भी गंभीर स्तर में बनी हुई है। न्यूनतम तापमान लगातार दूसरे दिन 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अधिकतम तापमान 2 से डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर हवा में नमी 57% होने की वजह से सुबह दिल्ली घने कोहरे से घिरी रही। बृहस्पतिवार सुबह 5:30 बजे से 8 बजे के बीच पालम में दृष्टया 100 मीटर थी। वहीं सफदरगंज में यह आंकड़ा 201 मीटर था। आईएमडी क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक जा सकता है। दूसरी तरफ तापमान कम होने व हवा की चाल धीमी पड़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है। हवा की नमी समस्या ज्यादा बढ़ रही है। प्रदूषक दूर दूर तक फैल नहीं पा रहे हैं। बृहस्पतिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 423 रिकॉर्ड किया गया। सफर का पूर्वानुमान 26 दिसंबर तक इसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है। गुणवत्ता सूचकांक के इस बीच गंभीर स्तर में बना रहेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सबकी नजर वैक्सीन पर है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को वैक्सीन देने का इंतजाम कर लिया। हम केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने, स्टोर करने और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि वैक्सीन के लिए 3 मुख्य लोग होंगे। इनमें 3 लाख हेल्थ केयर सेंटर, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कुल 51 लाख लोगों के पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ 2 लाख वैक्सीन की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक आदमी को 2 डोज लगाए जाएंगे। अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है। अगले 5 दिन में 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा की वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता होगी। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें पहले वैक्सीन मिलेगी। एसएमएस से बताया जाएगा कि कहां वैक्सीन लगवाने जाना है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने HIMS हेल्थ कार्ड और हेल्थ हेल्पलाइन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। विभागीय अधिकारियों ने सीएम को बताया कि वेंडर का चयन फरवरी 2021 तक कर लिया जाएगा और अगस्त तक इसे लागू कर दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि हेल्थ कार्ड के टेंडर को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए और फरवरी 2021 तक वेंडर का चयन कर लिया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इन कार्डों का वितरण जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने HIMS लागू करने और ई हेल्थ कार्ड जारी करने को लेकर प्रेजेंटेशन दी। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों के स्वास्थ्य के डेटा को एकत्रित करने के लिए वेब पोर्टल व मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं लॉन्च की जाएंगी। दिल्ली सरकार की मंशा है कि HIMS को अगस्त 2021 तक दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू कर देना चाहिए। मरीजों की देखभाल की सभी सेवाएं जैसे अस्पताल प्रशासन, बजट और योजना आपूर्ति, श्रृंखला प्रबंधन, बैंक और सेवा और प्रक्रियाओं को इस सिस्टम के अंदर लाया जाएगा। ई हेल्थ कार्ड सिस्टम के माध्यम से जारी किए जाएंगे और एक्सेस के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। डोर टू डोर सत्यापन कर भौतिक कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह पूरा सिस्टम डिजिटल और क्लाउड पर आधारित होगा। इससे दिल्ली के लोगों को एक छत के नीचे सभी जानकारी प्राप्त होगी। आपातकालीन मामलों में मदद मिल सकेगी। वहीं HIMS लागू होने के बाद दिल्ली देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां क्लाउड आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली होगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि HIMS के प्री बिड कॉन्फ्रेंस में करीब 46 कंपनियों ने भाग लिया, जबकि 37 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। साथ ही 25 कंपनियों ने RFP की खरीद की है, जबकि कुछ और कंपनियां प्रक्रिया में हैं। इसके तहत वोटर ID और जनसंख्या रजिस्ट्री के आधार पर दिल्ली के सभी निवासियों को QR कोड आधारित ई हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक मरीज की जनसांख्यिक और बुनियादी क्लिनिकल जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सभी पात्रों को स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ई हेल्थ कार्ड के माध्यम से पूरे परिवार की मैपिंग की जाएगी। निर्बाध सूचना आदान प्रदान के लिए दिल्ली HIMS के साथ एकीकरण किया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने के लिए 2 स्तर पर केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित होंगे। पहले स्तर में कॉल सेंटर ऑपरेटर लोगों के कॉल और मैसेज भेजेंगे। CRM को लॉगिन कर केस का आकलन करते हुए उसका समाधान कराएंगे और संबंधित उपलब्ध हेल्थ केयर स्टाफ को बताएंगे। ऑपरेटर कॉल करने वालों को संबंधित जानकारी देने और अंत में उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। वहीं दूसरे स्तर में दिल्ली सरकार के डॉक्टर और विशेषज्ञ कॉल और संदेश को प्राप्त करते हुए मरीज को मिलने का समय देंगे। यदि केस इमरजेंसी है तो उनके कॉल को तत्काल स्वीकार किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी स्टार।